हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी स्टोरी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसके अंदर सच्ची में टू स्टोरीज हैं। एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और एक ब्लैक एयरप्लेन। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी स्टोरीज हैं। सेकंड वाली थोड़ी थोड़ी थ्रिलिंग है और फर्स्ट वाली में तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और सेकेंडली अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली कहानी से, हिज फर्स्ट फ्लाइट से। ओके, तो ये जो कहानी है वो एक छोटे से सीगल की है। एक छोटा सा सीगल है, ठीक है, बगुला लगा लो, और वो अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे है जब उसे उड़ना सीखना था। ठीक है, जैसे उसके छोटे भाई बहन जितने भी थे वो अच्छे से उड़ पा रहे थे, बट जो ये यंग सीगल है उसे बहुत डर लगता था उड़ने में। ठीक है, सबके सब जब अपना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे उड़ने का, तो सब के सब सिर्फ यंग सीगल को छोड़ के सबके सब उड़ गए और सब जीत गए उड़ने के लिए। ठीक है, वो अपने कभी पंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यार मेरे पंख मेरे को सपोर्ट भी करेंगे उड़ने के लिए हम। ठीक है, वो किस चीज से डरता था कि बहुत विशाल समुंदर है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरीके से, है ना। और उसने ये चीज अपने मन के अंदर बैठा ली कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता। ठीक है, एज अ रिजल्ट उसे बहुत ज्यादा अशेम मिलती थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शाय फील करता था, या फिर उसकी थोड़ी बेइज्जती होती थी, उसका मन छोटा हो जाता था क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था, है ना। और उसके बाद वो कहाँ पे चला जाता था, एक लेज के अंदर, मतलब माउंटेन के अंदर एक छोटा सा स्पेस लगा लो जहां पर वो जाके सो जाता था जब भी वो छोटा फील करता था, है ना। तो उसके जितने भी छोटे भाई बहन थे वो सब आराम से फर्स्ट फ्लाइट ले पाए अपनी, है ना। उनके विंग्स जो थे वो छोटे थे अपने यंग सीगल वाले भाई से, बट छोटे विंग्स होने के बाद भी सब आराम से उड़ गए। ओके, लेकिन वो जो है इतनी उसके अंदर शक्ति नहीं आ रही थी यंग सीगल के अंदर कि वो भी उड़ने को ट्राई कर सके। तो इस बात पे उसके पेरेंट्स उसको डांटने लगे कि देख तेरे छोटे भाई बहन सारे के सारे उड़ गए हैं, तो ही नहीं उड़ पा रहा है, इनके तो इवन विंग्स भी छोटे हैं, तेरे तो विंग्स भी बड़े तब भी तो उड़ नहीं पा रहा है ना। तो ही कुड नॉट इवन मूव, और तुम तो बिल्कुल भी हिलते नहीं हो। तो ऐसे उसके उसके पेरेंट्स जो है वो डांटने लग जाते हैं, है ना। सो एक दिन क्या होता है, वो पूरा एक दिन अकेला होता है। ठीक है, आफ्टर ही ट्राइड, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो होते हैं यंग सीगल के, वो दूसरे बच्चों पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, दूसरे बच्चों की हेल्प करने लग जाते हैं ताकि वो आर्ट ऑफ फ्लाइंग को मास्टर कर पाए, और कैसे उड़ के मछली पकड़नी है ताकि उनका पेट भर जाए, है ना। उसका जो ओल्डर सिबलिंग है, जो उससे बड़ा सिबलिंग है, उसने अपनी पहली फिश भी पकड़ ली, और सबके सब उसके ऊपर प्राउड करने लग जाते हैं। इवन उसके पेरेंट्स भी सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि देख तेरे बड़े भाई भाई बहनों ने भी फिश पकड़नी भी सीख ली है। ठीक है, अब उस मॉर्निंग उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ऊपर टॉन्ट डालने लग जाते हैं कि तू तो सबसे कायर है, तू कॉवर्ड है, इस तरीके से। अब जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो राइज करने लग जाता है, उसे बहुत गर्मी लगने लग जाती है यंग सीगल को, है ना, क्योंकि वो पिछली रात से ही बिल्कुल खाली पेट था, है ना। उसने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि वो मछली पकड़नी ही नहीं सीखेगा तो फिर कैसे खाना खाएगा, है ना। तो वो अपने लेज में से, अपने घर में से बाहर आता है। उसने ऐसा प्रिटेंड, ऐसा दिखाया कि वो एक लेग पे सो रहा है, स्लीप कर रहा है, ताकि उसकी फैमिली उसके ऊपर अटेंशन डाले कि ये एक लेग पे क्यों सो रहा है, इस तरीके से। लेकिन फिर भी उसको कोई नोटिस नहीं करता, इवन उसके पेरेंट्स भी उसको नोटिस नहीं करते। सारे उसके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन सो रहे होते हैं। उसके पापा जो है वो अपने पंख को अपनी चोंच से साफ कर रहे होते हैं। उसकी मम्मी दूसरी चट्टान पे खड़ी होके फिश खा रही होती हैं। तो उसकी मम्मी उसको नोटिस कर रही होती है, अपने छोटे सीगल को। ठीक है, और जैसे ही सीगल ने देखा कि उसकी मम्मी जो है वो फिश खा रही है, उसको तो वैसे ही भूख लगी हुई थी, और जैसे ही वो देखता है कि मम्मी जो है वो फिश खा रही है, तो वो बिल्कुल पागल हो उठता है। यंग सीगल को फिश को टीयर कर करके खाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। उसके अंदर अपनी बीक डाल के, चोंच डाल के, उसके फ्लैश को टीयर करके खाना बहुत अच्छा लगता था। तो एक इतना इतना भूखा हो गया था कि वो भूख से रोने लग गया था, अपनी मम्मी को बुलाए जा रहा था। तो उसकी मम्मी दूसरी चट्टान से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी रोता रहता है, रोता रहता है, और उसकी जो रोना है वो अचानक से खुशी के चीख में बदल गई, जैसे ही उसने देखा कि मम्मी जो है उनकी बीक में एक फिश का टुकड़ा, और वो उसी की तरफ आ रही है, मतलब अपने बच्चे की तरफ आ रही है। तो एक्साइटेड हो रहा है कि हाँ मेरी मम्मी मेरे पास आ रही है, मुझे फिश देंगी, मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने देखा कि मम्मी तो मुझसे ही दूर चली गई। ओके, इस तरीके से। सो
अब भूख उसे इतनी लग गई थी कि उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कब में से उड़ गया और उसके कब में से डर खत्म हो गया, ठीक है? वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रहा था कि अरे! मैंने तो ट्राई भी कर लिया उड़ना, मुझे तो उड़ना आ रहा है इस तरीके से। वो एक मोमेंट के लिए तो शॉक में हो गया कि और टेरर में हो गया, मतलब घबरा गया कि यार मैं उड़ रहा हूँ, सच में उड़ रहा हूँ, है ना? और लेकिन वो जो डर था, वो जो ट्राई करने का वो जो सहमापन था, वो एक ही मोमेंट तक रहा। अब उसके जो फेदर्स है वो ओपन हो गए हैं फ्लाई करने के लिए। अब वो देख रहा है कि उसके जो ब्रेस्ट फेदर्स है उसके आगे उसको तराशती हुई हवा जा रही है, उसके स्टमक से हवा जा रही है, उसके पंखों से हवा जा रही है। वो फील कर पा रहा था कि मेरी हवा से जो एयर है, जो हवा है वो कट रही है ना? अब वो बिल्कुल भी डर फील नहीं कर रहा था, वो बस नर्वस फील कर रहा था। उसके बाद उसकी मम्मी जो है उसको एक्कम्पनी करती है अपने, जैसे उसका बेटा उड़ रहा था तो साथ में मम्मी भी उसके साथ-साथ उड़ने लग जाती है और पूरी फैमिली जो है एक्साइटमेंट के कारण चिल्लाने लग जाती है कि हाँ, हमारे बेटे ने भी डर के ऊपर जीत जो है वो हासिल कर ली। तो जैसे ही उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल करी, वो एकदम भूल गया था कि अरे! मुझे इस चीज़ से डर लगता था, इस तरीके से, है ना? ही डिड ऑल दोज़ थिंग, उसने वो सारी चीज़ें करी जिससे उसे डर लगता था, है ना? वो स्ट्रेट ऐसे मतलब सीधा उड़ा समुद्र के ऊपर से, ठीक है? उसके बाद माउंटेन के साथ में से उड़ा, ग्रीनरी के ऊपर वो ग्रीनरी देख पा रहा था और जैसे ही उसने अपनी जीत हासिल करी डर के ऊपर, वो चिल्लाया एकदम खुशी से, ठीक है? सो जैसे ही वो लैंड किया, सारी की सारी फैमिली भी उसी के साथ लैंड करती है, सब के सब प्राउड हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना? और उसके बाद सब चिल्ला रहे होते हैं, एक्साइटमेंट में शाउट कर रहे होते हैं, हाई पिचेस की वॉइसेस निकाल रहे होते हैं, सी में जाते हैं। तो जैसे ही वो सारे के सारे सी में जाते हैं तो पहले-पहले तो वो बड़ा डरा हुआ था, वो सोच रहा था कि मैं इससे छुप जाऊँ, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख वगैरह लगी हुई थी, है ना? तो काम डाउन हुआ, उसने फ्लोट करना स्टार्ट किया उस समुंदर पे जिस समुंदर से उसे डर लगता था। ओके, उसकी फैमिली ने भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया एक्साइटमेंट में कि देखो इसे समुंदर से भी अब डर नहीं लग रहा है और उसने अपना पहला खाना, पहली मछली जो है निकाल ली यंग सीगल ने और उसको इस लिए तारीफ भी मिली। फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी, अपने डर के ऊपर उसने जीत पा ली थी। अब इसी के साथ हम अब पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी को, यानी कि द ब्लैक एयरप्लेन। सो रात का समय होता है, स्काई एकदम क्लियर होता है, स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं, लेकिन जो पायलट होता है यानी कि इस स्टोरी का जो ऑथर होता है, वो कंट्री के ऊपर होता है अपने खुद के प्लेन में और वो देखता है कि सारी की सारी कंट्री जो है एकदम सोई हुई है। वो क्या कर रहा होता है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ फ्लाई कर रहा होता है। 1:30 हो चुका है मॉर्निंग का, मतलब कि 1:30 बज चुका है और वो फैंटेसाइज़ कर रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अब हॉलिडे जो है वो एन्जॉय करूँगा, ठीक है? सो जब वो एयरप्लेन में होता है तब वो फ्रांस में होता है और पायलट यानी कि इस स्टोरी का ऑथर ये सोचता है कि अब मैं पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ अपने ही प्लेन में और मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहें ताकि मैं इंग्लैंड अच्छे से पहुँच जाऊँ, ठीक है? सो एट दैट टाइम जो पेरिस से लाइट्स आ रही हैं वो पेरिस सिटी से जो लाइट्स आती हैं वो उसकी आँखों में लग रही होती हैं। उसने इन्फॉर्म किया कंट्रोल एजेंसी को और उस एजेंसी ने भी कहा कि ठीक है, हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम्हें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, कौन-सी डायरेक्शन से मुड़ना है, ठीक है? सो जो पेरिस का कंट्रोल रूम था वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब तुम 12 डिग्री वेस्ट से मुड़ जाओ, ठीक है? तो जैसे ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, पायलट ने गियर लगाया और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपने एयरप्लेन में एक लास्ट फ्यूल टैंक लगा लिया, ठीक है? सो वो पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचे जा रहे थे, अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट करूँगा डेस्टिनेशन पे और वो बहुत काम थे क्योंकि सब कुछ ऐसे ही हो रहा था जैसे सब कुछ प्लान किया गया था, ठीक है? अब प्लेन जो होता है वो पेरिस से क्रॉस करने लग जाता है, पेरिस जो है वो जा चुका होता है, लेकिन अब वो धीरे-धीरे देखता है कि स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स आ चुके हैं। जैसे ही इतने सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि यार शायद एयर से ट्रैवल करना सेफ नहीं है। हो सकता है कि आंधी-तूफ़ान आ जाए, है ना? ऊपर ही। सो इतने बड़े-बड़े डार्क-डार्क कलर के क्लाउड्स थे, तो पायलट को ऐसा लग रहा था कि अरे! ये तो काले माउंटेन्स जैसे लग रहे हैं, है ना? मैं तो शायद इससे गुज़र ही नहीं सकता और इनसे इनके ऊपर जाना तो इम्पॉसिबल ही है और मैं इनके साथ नहीं जा सकता या फिर इनके ऊपर-नीचे से या फिर इनके थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास फ्यूल भी कम है, लास्ट टैंक तो बचा ही है ना? तो राइट डिसीज़न यही होगा कि मैं दोबारा से पेरिस में ही चला जाता हूँ, सेफ हो जाएगा। लेकिन
पायलट का जो ये सपना था या फिर वो ड्रीम कर रहा था इतने टाइम से कि आज जो है मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करूंगा, अच्छा सा खाना खाऊंगा डेस्टिनेशन पॉइंट पे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो जैसे ही उसने सोचा कि यार रिस्क ले ही लेता हूँ और मैं वापस नहीं जा रहा पेरिस में, मैं जो हूँ इस आंधी तूफान में ही अपना प्लेन जो है वो आगे ले जाता हूँ। वो इतना डार्क था, ठीक है, इट वॉज सो डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क था क्योंकि स्ट्रॉम तूफान जो है आ चुका था और प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। एयरप्लेन का जो कंट्रोल था वो लूज होने लग गया था। कंपास और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनका भी काम करना स्टॉप हो गया था बैड वेदर के कारण, ठीक है। वो हेल्पलेस फील कर रहा था बहुत। उसने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल करना स्टार्ट किया ताकि उसकी कोई हेल्प कर दे, बट वो स्ट्रॉम की वजह से यानी कि वेदर की वजह से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और बीच में आके जब सब कुछ फेल हो गया तब उसने एक उम्मीद जो थी वो छोड़, उसके अंदर एक उम्मीद आई अचानक से जब उसने एक दूसरे एयरप्लेन को देखा। उसे बहुत अच्छा फील हुआ दूसरे पायलट के फेस की तरफ देखते हुए कि हाँ ये पायलट अब मुझे बचा लेंगे, ये मेरी हेल्प करने आए हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं अपने आप में कि यार ये दूसरे पायलट कितने ज़्यादा दयालु हैं, कितने ज़्यादा काइंड हैं और मैं खो गया था, स्पेशली मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। सो दूसरा पायलट जो होता है वो अपना मतलब रास्ता जो है वो दिखाता चला जाता है ऑथर वाले प्लेन को, ठीक है। और उसके बाद वो ऑथर वाला जो प्लेन होता है वो उस प्लेन को फॉलो कर रहा होता है एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, ठीक है। वो भी पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत कम फ्यूल जो है वो बचा होता है, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर में भी शो किया हुआ है ना। और फिर एकदम से ही वो स्ट्रॉम में से बाहर आ जाते हैं, वो रनवे को देख रहे होते हैं, वो अपना प्लेन सेफली लैंड कराते हैं और वो दूसरे पायलट को थैंक करना चाहते थे। वो रियलाइज कर चुके हैं कि दूसरा प्लेन जो है वो उनकी हेल्प करने ही आया था, लेकिन अचानक से ही वो स्ट्रॉम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दूसरा प्लेन जो है वो डिसअपियर हो गया था। ऑथर को ये नहीं पता कि वो कहाँ पे वो प्लेन लैंड किया, तो वो क्या करते हैं सीधा कंट्रोल रूम में जाते हैं और पूछने लग जाते हैं उन दूसरे पायलट के बारे में, ठीक है। सो एक लेडी उनको इन्फॉर्म करते कि आपके प्लेन के अलावा आसमान में और कोई भी प्लेन नहीं था क्योंकि बैड वेदर था। तो इतने ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ऑथर क्योंकि एक मिस्ट्री बन गई उनके दिमाग में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर अब मिलना मुश्किल था कि वो कौन था, कैसे आया, रेडार में भी शो नहीं हो रहा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारी दोनों स्टोरीज खत्म होती हैं टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग की। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।